प्रिय विद्यार्थियों, आज मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्यशील पूंजी पूर्वानुमान की रीतियाँ या विधियाँ, मेथड और टेक्निक ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉरकास्टिंग। किसी भी संस्था के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी होना आवश्यक है। पर्याप्त कार्यशील पूंजी कितनी होगी, उसकी मात्रा कितनी होगी, ये निर्धारित करना अति आवश्यक है। कार्यशील पूंजी की पर्याप्त मात्रा के निर्धारण के लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं है। यह प्रत्येक संस्था की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अर्थात वित्तीय प्रबंधक का यह प्रमुख कार्य हो जाता है कि पर्याप्त कार्यशील पूंजी को बनाए रखे। ऐसे समय में कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाते समय एक वित्तीय प्रबंधक किन विधियों को, किन रीतियों को प्रयोग करता है, आज हम उन्हें समझेंगे। पर्याप्त कार्यशील पूंजी वह पूंजी होगी जो किसी संस्था के दैनिक संचालन व्ययों को पूरा करने के लिए आवश्यक होती है। कार्यशील पूंजी पूर्वानुमान की प्रमुख विधियों में हम आज इन 5 विधियों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, परिचालन चक्र रीति, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। नंबर 2, प्रक्षेपी आर्थिक चिट्ठा रीति, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। रोकड़ पूर्वानुमान रीति, कैश फॉरकास्टिंग मेथड। चालू संपत्ति एवं दायित्व की पूर्वानुमान की रीति, फॉरकास्टिंग ऑफ करेंट असेट्स एंड लायबिलिटीज मेथड। लाभ हानि समायोजन रीति, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मेथड। अब संक्षेप में इन रीतियों में किस प्रकार कार्यशील पूंजी का पूर्वानुमान किया जाता है उसे हम समझेंगे। कार्यशील पूंजी पूर्वानुमान लगाने की प्रथम रीति है परिचालन चक्र रीति। यह रीति ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के नाम से जानी जाती है। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड एक महत्वपूर्ण विधि है। सामान्यतः किसी भी व्यापार से सर्वप्रथम रोकड़ से कच्चा माल क्रय किया जाता है। कच्चे माल से तैयार माल निर्मित किया जाता है। निर्मित माल से की बिक्री उपरांत देनदार और प्राप्त बिल प्राप्त होते हैं, और देनदार और प्राप्त बिल की वसूली की अवधि को ही परिचालन चक्र, वसूली से रोकड़ प्राप्त होती है, और इसी अवधि को, वसूली की अवधि को परिचालन चक्र अवधि कहा जाता है। परिचालन चक्र रीति द्वारा कार्यशील पूंजी पूर्वानुमान लगाने के लिए सर्वप्रथम संस्था के कुल परिचालन व्ययों की गणना की जाती है। संस्था के परिचालन व्ययों की गणना के उपरांत परिचालन चक्र की अवधि की गणना की जाती है। जब परिचालन चक्रों की अवधि की गणना हो जाती है, तदुपरांत एक वर्ष में हुए कुल परिचालन चक्रों की संख्या को कैलकुलेट किया जाता है। जब एक वर्ष में हुए परिचालन चक्रों की संख्या ज्ञात हो जाती है, इससे कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाया जा सकता है, और कार्यशील पूंजी की आवश्यक राशि ज्ञात होने पर उसमें आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान कर किसी भी संस्था की कार्यशील पूंजी की पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। परिचालन चक्र रीति में पूंजी पूर्वानुमान लगाने की जो प्रक्रिया है, इसको संक्षेप में हम इन 5 चरणों में विभक्त कर सकते हैं। फर्स्ट, परिचालन व्ययों की गणना करना, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सेकंड, परिचालन चक्र की अवधि की गणना करना, ऑपरेटिंग साइकिल ड्यूरेशन। थर्ड, वर्ष के परिचालन चक्रों की कुल संख्या की गणना करना, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना। फोर्थ, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की राशि को निकालना, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड जो है उसे कैलकुलेट करना। और अंतिम चरण, आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान करना। जो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड आई है, उसमें प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज कर हम फॉरकास्टिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल कर सकते हैं, कार्यशील पूंजी का अनुमान लगा सकते हैं। चलिए संक्षिप्त में इन 5 स्टेप को समझते हैं।
फर्स्ट स्टेप है परिचालन व्ययों की गणना। तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि परिचालन व्यय कहते किसे हैं। किसी भी संस्था के दैनिक संचालन हेतु गैर रोकड़ व्ययों को छोड़ते हुए जो व्यय किए जाते हैं उन्हें हम परिचालन व्यय कहते हैं। परिचालन व्ययों में मुख्यतः कच्चे माल की क्रय पर किए गए व्यय राशि, माल के निर्माण पर किए गए व्यय, प्रशासन पर किए गए व्यय, बिक्री एवं वितरण में किए गए व्यय सम्मिलित किए जाते हैं। इन सभी व्ययों के योग को ही परिचालन व्यय कहते हैं। सामान्यतः परिचालन व्ययों का अनुमान या गणना करते समय संस्था द्वारा भविष्य में किए जाने वाले उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन, उत्पाद परिवर्तन, उत्पाद की मूल्य में होने वाले परिवर्तन, नए उत्पाद की करने की अवधि एवं उत्पादन परित्याग जैसे समायोजनों को कर लिया जाता है। सेकंड स्टेप में परिचालन चक्र की अवधि की गणना की जाती है। ऑपरेटिंग साइकिल ड्यूरेशन कैलकुलेट किया जाता है। परिचालन चक्र की अवधि से हमारा तात्पर्य कच्चे माल संग्रहण की अवस्था, क्रियमाण कार्य की अवस्था, निर्मित माल संग्रहण की अवस्था एवं देनदार संग्रहण की अवधि के योग में से लेनदार भुगतान की अवधि घटाने से होता है। इस प्रकार हम इसे फॉर्मलाइज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल ड्यूरेशन O इक्वल टू R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C, जहां पर O प्रेजेंट करता है ऑपरेटिंग साइकिल ड्यूरेशन को, परिचालन चक्र की अवधि को, R पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल स्टोरेज स्टेज, कच्चे माल संग्रहण की अवधि की अवस्था को R से रिप्रेजेंट किया जाता है। W पीरियड ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज, क्रियमाण कार्य की अवस्था। F पीरियड ऑफ फिनिश स्टॉक स्टोरेज, तैयार या निर्मित माल की अवस्था। D पीरियड ऑफ डेटर्स कलेक्शन, देनदार संग्रहण की अवधि। और C रिप्रेजेंट करता है पीरियड ऑफ क्रेडिटर पेमेंट, लेनदार भुगतान की अवधि को। अब हम देखेंगे कि R, W, F और D और C किस प्रकार कैलकुलेट किए जाते हैं, इनकी गणना के क्या फार्मूले हैं। R पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल स्टोरेज, पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल स्टोरेज की कैलकुलेशन करने के लिए, कच्चे माल के संग्रहण की अवधि की गणना करने के लिए एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को डिवाइड कर दिया जाता है डेली एवरेज कंजम्पशन से। कच्चे माल के औसत स्टॉक को औसत उपभोग मात्रा से डिवाइड कर दिया जाता है। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन करने के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय 2 से किया जाता है। डेली एवरेज कंजम्पशन निकालने के लिए टोटल मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय 365 डेज किया जाता है। सेकेंड है W रिप्रेजेंट करता है पीरियड ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज, क्रियमाण कार्य की अवधि की अवस्था। इसे कैलकुलेट करने के लिए एवरेज स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स को डिवाइड कर दिया जाता है एवरेज फैक्ट्री कॉस्ट से। एवरेज स्टॉक निकालने का फार्मूला वही रहेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। एवरेज फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए टोटल फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइडेड बाय 2 किया जाता है। इस प्रकार W की कैलकुलेशन की जा सकती है। F रिप्रेजेंट करता है फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड को, निर्मित माल के संग्रहण की अवधि को। इसे कैलकुलेट करने के लिए एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को डिवाइड कर दिया जाता है एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल्स से। एवरेज स्टॉक उसी प्रकार निकाला जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स डिवाइडेड बाय 2। एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए
कॉस्ट ऑफ सेल्स को डिवाइड कर दिया जाएगा 2 से। डी एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेटर्स कलेक्शन पीरियड, देनदार संग्रहण की अवधि को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज डेटर्स प्लस रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स पर डे। एवरेज डेटर्स निकालने के लिए ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2 और नेट क्रेडिट सेल्स निकालने का फार्मूला ये होगा, टोटल सेल्स में से जो टोटल सेल्स है उसमें से कैश सेल्स को माइनस कर देंगे। जब हम टोटल सेल्स में से कैश सेल्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्रेडिट सेल्स आ जाएगी और इस क्रेडिट सेल्स में से यदि हम 365 से डिवाइड कर दें तो नेट क्रेडिट सेल्स पर डे कैलकुलेट हो जाएगी। इसी प्रकार सी की कैलकुलेशन के लिए सी प्रेजेंट करता है पीरियड ऑफ क्रेडिटर्स पेमेंट। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए एवरेज क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल को डिवाइड कर दिया जाएगा नेट क्रेडिट परचेज पर डे से। एवरेज क्रेडिटर्स कैलकुलेशन करने का फार्मूला होगा ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय 2। नेट क्रेडिट परचेज की कैलकुलेशन करने का फार्मूला उसी प्रकार का होगा कि टोटल परचेज में से यदि हम कैश परचेज को माइनस कर देंगे तो क्रेडिट परचेज आएगा। क्रेडिट परचेज में से भी यदि हम परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे तो नेट क्रेडिट परचेज आएगा और नेट क्रेडिट परचेज को 365 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा नेट क्रेडिट परचेज पर डे। जब एक परिचालन चक्र अवधि की गणना कैलकुलेट हो जाती है, पीरियड ऑफ 1 ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट हो जाता है, तब थर्ड स्टेप में प्रक्रिया के तीसरे चरण में वर्ष के परिचालन चक्रों की कुल संख्या को कैलकुलेट किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन द ईयर कैलकुलेट किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करने के लिए वर्ष के 365 दिनों में पीरियड ऑफ 1 ऑपरेटिंग साइकिल को डिवाइड कर दिया जाता है। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन द ईयर कैलकुलेट हो जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन द ईयर कैलकुलेशन के उपरांत प्रक्रिया के चौथे चरण में हम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का अनुमान लगा सकते हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड हमारी आ जाएगी। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड का फार्मूला होगा टोटल ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द ईयर, वर्ष के कुल परिचालन व्यय की राशि, इसे डिवाइड कर दिया जाएगा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन द ईयर, वर्ष के परिचालन चक्रों की संख्या से। जब हमारे पास कार्यशील पूंजी की आवश्यक राशि का अनुमान हो जाता है तब प्रक्रिया के अंतिम चरण में उस धनराशि में आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान की राशि को जोड़ लिया जाता है। प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज अमाउंट को जोड़कर हम परिचालन चक्र अवधि के द्वारा कार्यशील पूंजी का अनुमान लगा लेते हैं। यह हमारी प्रथम विधि हुई परिचालन चक्र रीति। कार्यशील पूंजी पूर्वानुमान लगाने की दूसरी विधि है प्रक्षेपी आर्थिक चिट्ठा रीति, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉरकास्टिंग। प्रक्षेपी आर्थिक चिट्ठा रीति से कार्यशील पूंजी के पूर्वानुमान लगाने के लिए आगामी अवधि के होने वाले परिवर्तनों, लेन देनों को ध्यान में रखते हुए संस्था की परिवर्तित संपत्ति एवं दायित्व की अनुमानित राशि को निकाल लिया जाता है। संपत्ति और दायित्व की अनुमानित राशि के आधार पर एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट प्रक्षेपी आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है और इस प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के आधार पर चालू संपत्तियों में से चालू दायित्व को घटाकर कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाया जाता है। यह मेथड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड के नाम से जानी जाती है। रोकड़ पूर्वानुमान रीति, कैश फॉरकास्टिंग मेथड। रोकड़ पूर्वानुमान रीति रोकड़ बजट की भांति है। जिस प्रकार रोकड़ बजट में भविष्य की अवधि के रोकड़ प्राप्ति एवं व्ययों का पूर्वानुमान लगा लिया जाता है। यदि प्राप्तियां अधिक हैं भुगतान से तो अधिक की राशि को संस्था द्वारा
पूंजी विनियोजन के लिए अवसर देखे जाते हैं। यदि आगामी भविष्य अवधि के भुगतान रोकड़ प्राप्ति से अधिक है, अर्थात रोकड़ में कमी होगी, तब इस रोकड़ की कमी को पूरा करने के लिए संस्था द्वारा अर्थ प्रबंधन के तरीके क्या अपनाए जाएंगे, इन्हें पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है। चौथी विधि है चालू संपत्ति एवं दायित्व के पूर्वानुमान की रीति, फॉर कॉस्टिंग ऑफ करेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज मेथड। चालू संपत्ति एवं दायित्व की पूर्वानुमान रीति में आगामी समय अवधि में संस्था के पास होने वाली चालू संपत्ति एवं चालू दायित्वों का अनुमान लगा लिया जाता है। अनुमानित चालू संपत्ति एवं चालू दायित्व के आधार पर कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाया जा सकता है। चालू संपत्तियों के योग में से चालू दायित्व के योग को घटाकर कार्यशील पूंजी निकाल ली जाती है। लाभ हानि समायोजन रीति, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मेथड। लाभ हानि समायोजन रीति द्वारा कार्यशील पूंजी के अनुमान लगाने के लिए आगामी समय अवधि में क्या अनुमानित लाभ होगा, उस अनुमानित लाभ की राशि को ध्यान में रखते हुए अनुमानित रोकड़ को कैलकुलेट कर लिया जाता है। इसी अनुमानित रोकड़ के आधार पर कार्यशील पूंजी की पूर्वानुमान लगा सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, अब मिलेंगे अगले लेक्चर में।